हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए होम साइंस की। जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस सीरीज से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अगर आपने रेगुलर हमारी क्लासेज यहाँ पर ली है। तो क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं, तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। वह निर्णय आपको बताना है कि कैसा निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय या नैतिक निर्णय। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है कि वह निर्णय जो परिवार का कौन लेता है, एक ही सदस्य लेता है और उससे निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। वह निर्णय कैसा निर्णय कहलाएगा, तो वह निर्णय व्यक्तिगत निर्णय कहलाएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार की आय। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर देना है आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, योजनाबद्ध होकर कार्य करना कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। अपना आंसर दीजिए। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, सेरीकल्चर। रेशम के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन काल भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेशम के कीड़े का जीवन काल क्या होगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर कीड़ा। तो 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें से अंडा, अंडा, लार्वा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा और हमारा कीड़ा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, एल्ब्यूमिन, केराटिन, फाइब्राइन या ग्लोब्यूलिन। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वो क्या होता है। जीआईसी 2017 और जीआईसी प्रवक्ता 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या एल्ब्यूमिन होगा, केराटिन होगा, फाइब्राइन होगा या ग्लोब्यूलिन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, फाइब्राइन। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वह फाइब्राइन होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाता है पीलिया, मातृ मृत्यु दर, शिशु का जन्म भार कम होना या 2 और 3 दोनों। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से क्या बढ़ जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन 2, मातृ मृत्यु दर और शिशु का जन्म भार कम होना, ये दोनों ही बढ़ जाते अगर गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी हो। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लौंग में सक्रिय मूलभूत तत्व है। यहाँ पर आपको लौंग में सक्रिय मूल तत्व आपको बताना है कौन सा होगा, साइनोल, एनिथोल, यूजिनोल या थाइमोल। यूजीसी नेट परीक्षा 2008 और 2009 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लौंग में सक्रिय मूल तत्व क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। साइनोल क्या ये ऑप्शन होगा, क्या एनिथोल होगा, यूजिनोल होगा या थाइमोल होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यूजिनोल। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, यूजिनोल। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं, एथ्रोफोन, बेंजीन, मेथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा।
क्या एथ्रोफोन होगा, बेंजीन होगा, मेथेनॉल होगा, कैल्शियम कार्बाइड? क्या ऑप्शन 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 3 और 4 होगा, या 1 और 4 होगा? यूजीसी यूजीसी नेट 2012 और डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो कौन सा रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? पहला हमारा यहाँ पर सही होगा एथ्रोफोन। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है, एथ्रोफोन और कैल्शियम कार्बाइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला और चौथा हमारे यहाँ पर सही है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पहला और चौथा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दालें अच्छा साधन है कार्बोहाइड्रेट्स का, रेशों का, प्रोटीनों का, या वसा का? जीआईसी प्रवक्ता 2013 और 12 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर आपको देना है कि दालें अच्छा साधन किसका होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, क्या रेशों का होता है, क्या प्रोटीनों का होता है, क्या वसा का होता है? तो ऑप्शन हमारे यहाँ तीसरा यहाँ पर सही है, दालें अच्छा साधन होती है प्रोटीनों का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो को उन तक वीडियो पहुँचाइए ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। हमारा बस प्रयास ये रहेगा कम समय में, जैसा कि आप सभी का टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा बस प्रयास ये है कि ताकि उन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए और हमारे जो हम कंटेंट लेकर आए उससे आपको फ़ायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर वीडियोज़ के मिलते रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना नौवां क्वेश्चन। टेम्पे बना होता है राजमा से, चना से, सोयाबीन से, लोबिया चावल से? आपको यहाँ बताना है कि टेम्पे आपको बताना है कि किससे बना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन राजमा से, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चना से, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लोबिया चावल से, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो टेम्पे क्या है? एक पारंपरिक इंडोनेशियाई क्या है भोजन है जिसे किण्वित कर कर सोयाबीन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। और ये भोजन कहाँ का है? ये पारंपरिक इंडोनेशिया का भोजन है। पारंपरिक अगर यहाँ पर देखें पारंपरिक, यह एक पारंपरिक इंडोनेशियाई भोजन है जो किससे बना होता है? जो सोयाबीन को किण्वित कर कर बना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रतौंधी, केरेटीकरण, जीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या वो कूट यहाँ पर दिया गया 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 3 4 1, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 2 3 1, या चौथा ऑप्शन है हमारा 1 3 4 2 4? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो पहले हमारा क्या आएगा? रतौंधी। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर रतौंधी होने वाला है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा जीरोप्थेल्मिया, इसके बाद जीरोप्थेल्मिया, उसके बाद है हमारा केरेटीकरण हमारा क्या होगा? दूसरा नंबर पर हो गया। ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा हो गया दूसरा, यानी कि तीसरे नंबर का हमारा दूसरे नंबर पर आएगा, और ये हमारा हो गया तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड, कैल्शियम, नियासिन, या राइबोफ्लेविन? आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, कि लगातार ये एग्जामों में पूछा गया है। टीजीटी 2019 में पूछा गया, पीजीटी 2013 में पूछा गया, यूपीएलटी 2018 में पूछा गया, जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया, और टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया। तो आप इसे क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर बार बार पूछे जाते हैं और एग्जामिनर भी उन्हीं क्वेश्चनों को उठाता है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताने की पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? क्या फोलिक एसिड की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, नियासिन की, या राइबोफ्लेविन की? अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी के कारण
होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? बक प्रेस, टनल, डाई प्रेस या फॉर्म प्रेस। यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को, यानी कि एक साथ कई वस्त्रों को इकट्ठे करके परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि क्या किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा टनल प्रेस। ये क्या किया जाता है? टनल का प्रयोग एक साथ वस्त्रों को इकट्ठे करके परिष्कृत किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, लंबे रेशे को कहा जाता है स्पन यार्न, फिलामेंट, स्टेपल या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि लंबे रेशों को क्या कहा जाता है। क्या स्पन यार्न कहा जाएगा, फिलामेंट कहा जाएगा या स्टेपल कहा जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है? लंबे रेशों को क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं रेशों का वर्गीकरण। तो रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, लंबाई के आधार पर और स्रोतों के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशे दो प्रकार के होते हैं, फिलामेंट और स्टेपल, जिन्हें लघुकार भी कहा जाता है। अगर स्टेपल की जगह आपको लघुकार दिया गया तो ये भी आपका आंसर होने वाला है। फिलामेंट रेशे मीटर या डेनियर में मापे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा यहाँ से ये पॉइंट के फिलामेंट रेशे किस में नापे जाते हैं? तो मीटर या डेनियर में नापे जाते हैं। रेशम वे सभी कृत्रिम रेशे फिलामेंट रेशे हैं। तो रेशम का और जो भी कृत्रिम रेशे वे सभी क्या होते हैं? फिलामेंट रेशे होते हैं, यानी कि लंबे रेशे होते हैं। और यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फिलामेंट। तो लंबे रेशों को क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। और ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। रेशों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या क्या है? क्रेम्बिंग, मर्सराइजेशन, फुलिंग या ब्लीचिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जामों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में, यूजीसी नेट 2006 और पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हुए चलेगा। इन सभी क्वेश्चनों का आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, जो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। आपको यहाँ पर बताना है कि सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या क्या है? तो कौन सी रासायनिक परिचर्या ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या क्रेम्बिंग है, मर्सराइजेशन है, फुलिंग है या ब्लीचिंग है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मर्सराइजेशन। सूती कपड़ों को चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए जो रासायनिक परिचर्या है वह है मर्सराइजेशन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के कार्य प्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है? प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है या कुछ भी नहीं है? टीजीटी 2006 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी वस्तु के कार्य प्रणाली को बताना ही क्या कहलाता है? क्या प्रतिपादन है, क्या लक्ष्य है, क्या संचार है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किसी वस्तु के कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से इसे जेवेल वाटर कहते हैं? सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। आप यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 में, और टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण आप यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि इसे जेवेल वाटर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जेवेल वाटर। ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि इसे जेवेल वाटर कहा जाता है। तो इनमें से ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, क्या सोडियम परमैंगनेट होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, सोडियम हाइपोक्लोराइड को जेवेल वाटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कपड़ों को काटने वाला कीट होता है? क्लीप मोथ, क्यूफेलकस, सिल्वर फिश या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर पहचानना है कि कपड़ों को काटने वाला कीट कौन सा होता है। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कपड़ों को काटने वाला कीट क्या कहलाता है? क्लिप मोथ कहलाता है। तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम होता है? गर्म जल, कठोर जल, मृदु जल या समुद्र का जल?
आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम होता है। क्या गर्म जल होगा, कठोर जल होगा, मृदु जल होगा या समुद्र का जल होगा। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए जो सर्वाधिक उत्तम जल है वो क्या, कौन सा जल होगा, मृदु जल होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। 12 नंबर की, 18 नंबर की, 16 नंबर की या 9 नंबर की। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपको यहाँ पर साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन से नंबर की, क्या 12 नंबर की, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 18 नंबर की, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 9 नंबर की, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में 16 नंबर की सुई लगानी चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए। नमक का पानी, ठंडा पानी, डाइल्यूटेड अमोनिया या गर्म पानी। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए। क्या नमक के पानी से, ठंडा पानी से, डाइल्यूटेड अमोनिया या गर्म पानी से। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए कौन सा यहाँ पर आंसर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय हमें गर्म पानी से बचा जाना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखना है कि लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। तारपीन का तेल, एसीटोन, ऑक्जेलिक अम्ल, मिथाइलेटेड स्पिरिट। आपको यहाँ पर बताना है कि लोहे की जंग के धब्बों को निम्न में से किसके उपयोग से हटाया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, क्या तारपीन के तेल से हटाया जा सकता है, एसीटोन से हटाया जा सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल से हटाया जा सकता है या मिथाइलेटेड स्पिरिट से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर सही है। तो लोहे की जंग के धब्बों को हटाया जा सकता है ऑक्जेलिक अम्ल से। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। साझेदारी, समझदारी, संचार या जनसंचार। यूजीसी नेट 2010, टीजीटी 2010 और पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताने की जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान करें वो तो क्या कहलाता है। क्या साझेदारी कहलाएगा, क्या समझदारी कहलाएगा, क्या संचार कहलाएगा, क्या जनसंचार कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर सही होगा। तो वे क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान करें तो वह विधि क्या कहलाएगी, संचार कहलाएगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। लिखित, समूह चर्चा, मौखिक या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। क्या लिखित द्वारा होता है, क्या समूह चर्चा के द्वारा होता है, मौखिक या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। प्रभावशाली संप्रेषण समूह चर्चा के द्वारा होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, खाली स्थान, वर्ष की अवधि को गैंग उम्र से जाना जाता है। 6 से 11 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 2 से 4 वर्ष या 1 से 2 वर्ष। और आप यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होगा, कितने एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा पीजीटी 2020, टीजीटी उत्तराखंड 2014, डीएसएसबी टीजीटी 2014, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 और 12 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ष यानी कि कितनी उम्र के अवधि को गैंग उम्र के नाम से जाना जाता है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। 6 से 11 वर्ष की अवधि को गैंग उम्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है। वुडवर्ड्स, आर्गमन और निमकोव, आलपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है।
आपको यहाँ पर बताना है कि किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ये कथन है वुडवर्थ का, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है जल, शहद, माँ का दूध या गाय का दूध। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या जल होगा, शहद होगा, माँ का दूध होगा या गाय का दूध होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नवजात शिशु का जो प्रथम आहार होता है वो क्या होता है, माँ का दूध होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, किशोरावस्था एक अवधि है, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण, सामाजिक अलगाव, अत्यधिक संवेदनशीलता या प्रावलंबन। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ये यहाँ पर पूछा गया है 2013 में भी क्वेश्चन। आपको बताना है कि किशोरावस्था एक अवधि होती है, क्या होती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो किशोरावस्था क्या होगा, तो पहला ऑप्शन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सामाजिक अलगाव ये भी नहीं होगा, प्रावलंबन ये भी नहीं होगा। तो किशोरावस्था एक अवधि होती है अत्यधिक संवेदनशीलता की अवधि, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है परकिंगम, स्पीयरमैन, टर्मन या अल्फ्रेड बिने। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्या पहला ऑप्शन होगा बर्किंगम, स्पीयरमैन, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। टर्मन भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने है, ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनके द्वारा किए गए हैं, जॉन ड्यू, जे पॉल लिगन्स, रस्किन या मिलर्स हॉर्न। आपको बताना है हॉर्टन, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए, ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। तो प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादन किए गए हैं, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही, जे पॉल लिगन्स के द्वारा किए गए, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है महिलाओं को सशक्त करने से, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से, महिला और बच्चों को सशक्त करने से या समाज को समर्थ बनाने में। यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, पारिवारिक जीवन को समस्त बनाने में गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र मुख्य रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, एबेस्टोस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जानतव तंतु, खनिज तंतु या वनस्पति तंतु। टीजीटी 2019, 11 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि एबेस्टोस के तंतु होते हैं, कैसे तंतु होते हैं, क्या कृत्रिम तंतु होंगे, जानतव होंगे या खनिज तंतु होंगे या वनस्पतिक तंतु होंगे। तो एबेस्टोस का तंतु कैसा तंतु होगा, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर है खनिज तंतु, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है प्रत्यास्थता, लचीलापन, तन्यता या घनत्व। टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाएगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये योग्यता प्रत्यास्थता कहलाएगी, ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है नीली लो, नारंगी लो, पीली लो या सफ़ेद लो। आपको यहाँ पर बताना है कि यदि सूती कपड़ा जलेगा तो उसमें से कैसी लो बाहर निकलेगी। टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है पीली लो, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह है ग्रिलिंग, बेकिंग, भूनना, भाप में पकाना जिसे स्टीमिंग भी कहते हैं। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि
यदि हम खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया भूनना कहलाएगी। अगर खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधा क्या जाएगा, ताप के संपर्क में आएगा, तो वह विधि क्या कहलाएगी? भूनना कहलाएगी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है आर्गो कैल्सीफेरोल, डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल, आर्गोस्टेरोल या कैल्सीफेरोल। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या होगा? यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का क्रियाशील रूप होगा डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। तो किस विटामिन का संश्लेषण होता है मानव शरीर में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? विटामिन ए, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या प्रोटीन। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यदि एक व्यक्ति मोटा है तो उसे क्या कम खाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। लाइपेज क्रिया करता है खनिज लवणों पर, शर्करा पर, प्रोटीन पर या वसा पर। पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लाइपेज क्रिया करता है तो किस पर क्रिया करता है, ये आपको हमें यहाँ पर बताना है। तो लाइपेज क्रिया करता है वसा पर। किस पर क्रिया करता है? वसा पर। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। और लाइपेज यहाँ से पूछा जाता है कि ये क्या है, तो यह एक एंजाइम है। यह एक एंजाइम है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? रिफाइंड, शुद्ध घी, मूंगफली के तेल या सरसों के तेल। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है कि किससे होगी सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न। तो किससे होगी? तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से, शुद्ध घी से सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी उत्पन्न होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है? पेप्सिन, पेक्टिन, लैक्टोज या लेसिथिन। DSSB टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि मेयोनीज बनाने के लिए इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? क्या पेप्सिन का किया जाएगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पेक्टिन ये भी नहीं होगा। लैक्टोज ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो किस इमल्सीफायर का इस्तेमाल किया जाता है? लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा या सोयाबीन। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से खनिज लवण का स्रोत क्या है? क्या दूध होगा, क्या हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, क्या संतरा होगा, क्या सोयाबीन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। खनिज लवण का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? लोहा, गंधक, कैल्शियम या सोडियम। आपको बताना है कि जो भूमिगत जल होता है उसमें ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोगों को, यानी कि स्किन संबंधी जो रोग होते हैं उनको दूर कर देता है। ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है भूमिगत जल में, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या लोहा पाया जाएगा, क्या गंधक, क्या कैल्शियम, क्या सोडियम। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से, भूमिगत जल में गंधक लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गंधक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43।
रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? आहार की प्रकृति, रोगी के भोजन संबंधी आदतें, रोग का कारण जानना या इनमें से सभी। पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? क्या आहार की प्रकृति पर ध्यान दिया जाएगा? क्या रोगी के भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान दिया जाएगा? या रोग का लक्षण कारण जानना आपको सही होगा? आपको बताने की कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, इनमें से सभी। आहार की प्रकृति भी जानना ये भी बेहद जरूरी है। रोगी के भोजन संबंधी आदतें ये भी, और रोग का कारण जानना भी, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। ISI, एग मार्क, FPO या इनमें से कोई नहीं। TGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद में कौन सा प्रमाण चिन्ह होता है? क्या ISI होगा? क्या एग मार्क होगा? क्या FPO होगा? क्या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, एग मार्क। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नांकित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? यहाँ पर नहीं बताना है कि कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, ये आपको बताना है। अवधि, निरंतरता, आत्मनिर्भरता या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नांकित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है। UGC नेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा? तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? रेटिंग, फेल्टिंग, शेयरिंग या स्काउरिंग। TGT 2021 और PGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या रेटिंग होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फेल्टिंग, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्काउरिंग, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, शेयरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें कहा जाता है स्टेपल फाइबर, फ्लेक्स, फिलामेंट या हेम्प। TGT राजस्थान और LT 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या स्टेपल फाइबर कहा जाएगा, फ्लेक्स या फिलामेंट या हेम्प? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें स्टेपल फाइबर कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कपास और ऊन ये स्टेपल फाइबर का ही उदाहरण है। कपास और ऊन, कपास, ऊन ये स्टेपल फाइबर का। रेशम की अगर यहाँ पर बात करें, रेशम फिलामेंट रेशा, रेशम फिलामेंट रेशा, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। धागे जो सेल्वेज के समक्ष रखे जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। बाना, ताना, कता या उत्सूत्र। यहाँ पर आपको बताना है कि धागे जो सेल्वेज के समक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? क्या बाना कहा जाएगा, क्या ताना, क्या कता, क्या उत्सूत्र? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ताना कहा जाता है। तो धागे जो सेल्वेज के समक्ष रखे जाते हैं उन्हें ताना कहते हैं। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेम्बिंग एक फिनिश है, इसके लिए ऊनी, सूती, सिल्क या नायलॉन। आपको यहाँ पर बताना है कि क्रेम्बिंग एक फिनिश है, ये किसके लिए की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा, ये आपको हमारा यहाँ पर बताना है। तो किसके लिए होगी ये? तो क्रेम्बिंग एक फिनिश है जो सिल्क, ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, जो सिल्क के लिए फिनिश है। तो किसके लिए है ये? सिल्क के लिए फिनिश है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है? किनारी, ग्रेन, रिबन या ओरेव। TGT राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है? किनारी कहलाता है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। आज का आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू।